नमस्कार। कलाम एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान की 2 क्लास हो चुकी है पहले और आज है तीसरी क्लास। तो जिसने 2 वीडियो पहले के नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। आज जो है मनोविज्ञान के सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि मनोविज्ञान का अध्ययन कहाँ से शुरू हुआ था, कौन से मनोवैज्ञानिक आए थे और इनके जो वृद्धि और विकास और जो इनके जो आयाम थे इनके बारे में पढ़े थे। ठीक है, जो प्लेटो आए थे सबसे पहले आपके, और इन्होंने एक बुक दी थी रिपब्लिक। इसके अंदर ये बताया था कि जो बालकों का जो विकास होता है, छोटे बच्चों का जो विकास होता है, उनको बाल्यावस्था में जो प्रशिक्षण दिया जाता है वही उनका जो फ्यूचर का जो है निर्धारण करते हैं। ठीक है, और इसके बाद आए थे बर्क आए थे। इन्होंने तो सिर्फ जो है बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया था। और इनके बाद में जो पेस्टालॉजी आए थे, इनकी एक बुक है बेबी बायोग्राफी, और ये जो है के बाल मनोविज्ञान पर आधारित बुक है। इनके बाद आए थे स्टैनले हॉल, और इन्होंने प्रश्नावली का निर्माण किया था। और प्रश्नावली के अंदर ये जो है बाल मनोविज्ञान के जनक हैं, और प्रश्नावली का निर्माण इनसे पहले भी हो चुका था, लेकिन बाल मनोविज्ञान के अंदर स्टैनले हॉल ने किया था। और इनके बाद में हमने वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा था। वृद्धि और विकास में आपके सॉरेंसन आते हैं, जिन्होंने ये बताया था कि शरीर की जो वृद्धि होती है वो शरीर के जो आकार और भार में जो वृद्धि होती है वही जो वृद्धि है। और इनके बाद हरलॉक आए थे। हरलॉक ने बताया था कि जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, और इनमें जो है नवीन विशेषता, नवीन योग्यताओं का निर्माण होता है। और इनके बाद आए थे आपके जो जेम्स टेबर आए थे। इन्होंने भी यही बताया था कि जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर जो परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। और इनके बाद में आयाम पढ़े थे जो आपके नैतिक, सामाजिक, भाषात्मक, शारीरिक, संज्ञानात्मक और आपके समयात्मक, ये विकास के आयाम थे। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे आज वृद्धि और विकास के सिद्धांत। तो वृद्धि और विकास के काफ़ी सिद्धांत हैं, और जो हमारे सिलेबस के अंदर है उनमें पहला है निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता का सिद्धांत मैंने यहाँ पे पहले लिख रखे हैं, क्योंकि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं हो, इसलिए मैंने पहले से लिख रखा है, समझाना है आपको। और आप देख लीजिएगा इसको कि इस सिद्धांत के अनुसार विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है जो माँ के गर्भ से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। मतलब कि जो विकास जो होता है वो कभी भी न रुकने वाला प्रक्रिया है, एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो मैंने पहले बता दिया था आपको कि जो विकास कभी नहीं रुकता है, ये हमेशा आपके जब तक आपकी जो सांसें चलती है तब तक ये चलता रहेगा। इसके बाद आएगा आपका क्रमबद्धता का सिद्धांत। क्रमबद्धता का सिद्धांत होता है कि जो विकास होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। आप ये चीज़ देखते होंगे, पहले बताया कि जो एक 5 साल का बालक है और एक 10 साल का बालक है, दोनों के भार में भी एक उत्तरोत्तर जो है क्रम में एक वृद्धि होती है। तो ऐसा नहीं है कि 5 साल के बालक में कम वृद्धि हो रही है तो 10 साल के बालक में और ज़्यादा कम होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वृद्धि और विकास जो है एक निरंतर क्रम में चलते रहेंगे। जैसे सबसे पहले एक बालक होता है वो बैठना सीखता है, फिर रेंगना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, और उसके बाद में चलना सीखता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों की प्रत्येक जाति अपनी जाति के विकास प्रतिमान का अनुसरण करती है। आप ये चीज़ देखते हैं, मानव जाति है वो हमेशा मानव जाति का ही अनुसरण करेगी। और एक जो आप एक बंदर की जाति देख लीजिए, एक चूहों की जाति देख लीजिए, तो उनमें किस प्रकार विकास होता है, वो उनका विकास जो है उनकी जाति का प्रतिमान का अनुसरण करती है। और जो मानव जाति है उनमें जिस प्रकार से विकास होता है, तो संपूर्ण मानव जाति के अंदर एक समान विकास होता है। ये चीज़ तो आपको ध्यान है इसको। विकास की गति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यद्यपि विकास एक निश्चित क्रम में होता है, लेकिन इसकी गति सब अवस्था में एक जैसी नहीं होती है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है कि शेष अवस्था में इसकी गति तीव्र होती है, फिर बाल्य अवस्था के अंदर मंद हो जाती है। शेष अवस्था होती है उसके अंदर तो इसकी गति तीव्र होती है। ठीक है, जब बच्चा शेष अवस्था के अंदर होता है तब उस टाइम तो उसका विकास बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है, और उसके बाद में जब वो बाल्य अवस्था में आ जाता है तब उसका विकास कम हो जाता है, मतलब मंद हो जाती है उसकी गति। और उसके बाद में किशोर अवस्था के अंदर वापस तीव्र गति से हो जाती है। उसके अंदर नए जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो किशोर अवस्था में तीव्र गति से होते हैं। इसके बाद है व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक में पर्याप्त व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। कोई भी बालक वृद्धि और विकास की दृष्टि से अन्य से समरूप नहीं होता। ये चीज़ तो पता ही है कि जो विकास होता है आपके वो सभी प्राणियों में अलग अलग होता है। आप ये चीज़ तो पता है आपको कि जैसे किसी की हाइट सबकी एक समान नहीं होती है, सबका भार एक समान नहीं होता है, तो ये सबके लिए अलग अलग है। तो यही है इसका आपका 5वां सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है कि जो विकास जो होता है वो सब प्राणियों में अलग अलग होता है। ये चीज़ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका।
5 तक पढ़ लिए। और इसके बाद ये है 6ठा नंबर है इसमें, सामान्य से विशिष्टता की ओर। इसके अनुसार प्रत्येक बालक पहले जो सामान्य क्रिया करता है और फिर बाद में जो विशिष्ट क्रियाएं सीख लेता है। तो पहले जैसे कि ना, पहले बालक जो है वो औरतों को माँ समझता है और उसके बाद में जो है विशेष औरत को माँ समझता है। पता हो, छोटा बच्चा जो है सभी औरतों को पहले ये समझता है कि उसकी माँ ही है सब, उसके बाद में वो अंतर करना सीख जाता है कि जो खुद की माँ को पहचानना सीख जाता है। इसी प्रकार बालक पहले संपूर्ण शरीर का जो विकास करता है और फिर प्रत्येक अंग का। तो पहले जो है, जैसे आप बालक को देखते होगे तो छोटा बच्चा जो होता है पहले अपने हाथ से पूरा कार्य करने की सोचता है, मतलब अगर वो चलना भी है उसको तो पूरा हाथ से चलेगा वो। उसके बाद में वो अंगुलियों को जो है अंगुलियों का विकास करेगा उसके बाद में। और 7 है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास के सभी पक्षों यथा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि में परस्पर संबंध होता है। यदि बालक के विकास के एक पक्ष में विकास होगा तो इसका प्रभाव अन्य पक्ष पर भी पड़ेगा। तो इसमें यही चीज़ है कि जो बालक का जो विकास होता है वो संपूर्ण विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है। एक विकास ऐसा नहीं है कि आपका केवल शारीरिक विकास हो रहा है और मानसिक विकास हो रहा है और बाकी विकास नहीं हो रहे हैं। आपके सारे विकास एक साथ चलते हैं और ये हमेशा निरंतर चलते रहते हैं। तो यही है कि सब में परस्पर संबंध होता है। अगर आपका सामाजिक विकास होगा तो आपका संवेगात्मक विकास भी होगा, आपका शारीरिक विकास भी होगा, इसमें मानसिक विकास भी होगा आपका। इसके बाद है एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो है बालक पहले संपूर्ण अंग को फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों का एकीकरण करना सीखता है। जैसे पहले हाथ चलाना सीखता है, फिर उंगलियों को, फिर हाथ की उंगलियों को। पहले बालक जैसे किसी भी चीज़ को आप उसको हाथ में पकड़ा, तो मान लो एक पेन भी पकड़ाओगे तो पहले हाथ से पकड़ने का सीखता है, हाथ से पकड़ेगा। उसके बाद में वो अपने हथेलियों से सीखेगा, उसके बाद अपनी अंगुलियों से सीखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। और ये 8 सिद्धांत तो हो गए आपके, और भी है इसके बाद में आपके विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत है। मतलब विकास किस दिशा में किस तरफ से चलता है, ये जो है ये पूर्ण निश्चित दिशा है इसकी। ठीक है, और ये जो है देख लेते हैं इसका भी, तो साफ कर लेता हूँ। दोस्तों, बालक की जो एक पूर्ण निश्चित दिशा होती है, पूर्ण निश्चित दिशा के अंदर बालक विकास करता है। इसके अंदर 2 मनोवैज्ञानिक है आपके, सिफेलोकोडल और एक प्रॉक्सिमोडिजिटल। ठीक है, तो सिफेलोकोडल ने बताया है इसे मस्तिष्क धोमुख का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके भी डायरेक्ट सवाल ही आएंगे आपके पास कि जो मस्तिष्क धोमुख सिद्धांत है ये किसने दिया है, या किस सिद्धांत को मस्तिष्क धोमुख सिद्धांत कहते हैं। तो ये सिफेलोकोडल ने दिया था। विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये। इसके अनुसार क्या होता है कि जो विकास जो है वो लंबवत रूप से होता है, जिसका क्रम सिर से लेकर के पैर तक होता है। मतलब इस प्रकार से होता है, बालक का जो विकास होता है वो सर से लेकर के और यहाँ सर से लेकर के पैर तक चलने वाला विकास है। ठीक है, इस प्रकार ये मस्तिष्क धोमुख सिद्धांत है। और ये निश्चित दिशा मतलब विकास की जो दिशा बताते हैं वो कौन सा सिद्धांत है, तो मस्तिष्क धोमुख सिद्धांत है।
और ये विकास की एक निश्चित दिशा बताता है, सर से लेकर के पैर तक का। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रोक्सिमो डिजिटल। ये एक नंबर है, दूसरा है, ये इसी के अंदर है दोनों, प्रोक्सिमो डिजिटल। इन्होंने ये बताया कि जो विकास जो होता है प्राणी में, वो केंद्र से परिधि की ओर होता है। मतलब केंद्र है ये आपका, और ये अगर हम इसे गोला माने पूरा, अगर मैं इसे पूरा एक गोला मान लूँ तो किस प्रकार से जो यहाँ से लेकर के और विकास जो इस प्रकार से चलने वाली प्रक्रिया है। तो पहले जो हमारे स्नायु मंडल में, फिर हृदय में, और फिर पैर में, फिर अंगुलियों में, इस प्रकार से चलने वाली प्रक्रिया है। पहले स्नायु मंडल में, इस प्रकार देख लो, स्नायु मंडल, इसके बाद आपके आएगा स्नायु मंडल आ जाएगा, और उसके बाद में हृदय आ जाएगा, हृदय, फिर पैर, फिर अंगुलियों में। तो इस प्रकार से दो जो सिद्धांत है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सेफलोपोडल ने दिया है, प्रोक्सिमो डिजिटल ने दिया है, और दोनों के अंदर ये बताया है कि विकास का जो दिशा होती है विकास की, वो किस प्रकार होती है, बताइए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भले इसका। तो अगला सिद्धांत मैंने लिख दिया यहाँ पे, और मैंने आज पहले से ही यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखे हैं पहले से, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं हो और समझ में भी आ जाए सारा। तो दूसरा देख लो, विकास का जो वर्तुलकार सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार जो है बालक का जो विकास होता है वो लंबवत न होकर के वर्तुलाकार होता है। विकास एक गति से न होकर के वर्तुल गति से होता है। मतलब क्या होता है कि जो विकास होता है ना, वो लगातार इस तरीके से नहीं जाता है, विकास इस तरीके से जाता है। पहले विकास तेजी से बढ़ेगा, फिर यहाँ पर स्थायित्व ले लेगा, और उसके बाद में फिर तेजी से होगा, फिर स्थायित्व। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलेगी आपको कि यहाँ पे जब ये तो गति एक समान होती है इसकी, और यहाँ पे तीव्र गति होती है, यहाँ पे इसकी गति मंद हो जाती है और फिर तीव्र गति से हो जाती है। तो ये जो है विकास का वर्तुल का सिद्धांत है। ठीक है, अगला है वृद्धि एवं विकास का जो वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति का जो विकास होता है वो वंशानुकरण और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। मतलब हमारे जो विकास होता है व्यक्ति का, हमारे जो विकास होता है शरीर का, तो उसके अंदर जो है वंशानुक्रम और वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, और किस प्रकार से भूमिका है, तो इसके लिए ऐसा होता है कि जो व्यक्ति का जो विकास होता है, व्यक्ति का विकास, ये आपके वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। योग न होकर के गुणनफल होता है। ये आता है आपके सीधा सीधा कि वंशानुक्रम और वातावरण जो है किस प्रकार विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये दोनों वंशानुक्रम और वातावरण जो है ये मल्टीप्लाई होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, और ये सिद्धांत हो गए आपके 11 सिद्धांत है। ठीक है, कंप्लीट 11 सिद्धांत है, और स्क्रीनशॉट ले लो भले, साफ कर लेते हैं। एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे आगे। अब पढ़ते हैं जो लास्ट में देखा था हमने कि वातावरण और वंशानुक्रम, तो इस बारे में पढ़ लेते हैं कि जो व्यक्ति को विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? 2 कारक है इसके अंदर, 2 कारक है। ठीक है, पहला कारक है आपके वातावरण है, और सेकंड है वंशानुक्रम।
वातावरण और वंशानुक्रम। ठीक है, देख लेते हैं सबको अच्छे तरीके से। वंशानुक्रम, तो देख लेते हैं इसमें वातावरण का। पहला वातावरण देख लेते हैं। वातावरण तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी जानते हैं अच्छे तरीके से वातावरण के अंदर क्या होता है। हमारा समाज, हमारा जो विद्यालय और संस्कृति, हमारे जलवायु, पोषण, संवेग, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, ये सब हमारे जो है वातावरण के अंदर होती है। और देख लो कि विद्यालय है, परिवार भी है इसमें, संस्कृति है इसमें आपके, और पोषण भी कर लो है। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें। वंशानुक्रम का देख लो। वंशानुक्रम में आपके जो है इसमें समानता का नियम है, भिन्नता का नियम है, प्रत्यागमनता का नियम है। 3 नियम है। समानता, समानता का नियम, भिन्नता का नियम, ठीक है। वंशानुक्रम के लिए ये चीज़ है कि समानता का नियम, भिन्नता का नियम और प्रत्यागमनता का नियम है। अब देखिए कि इसमें जो है वंशानुक्रम के काफ़ी नियम हैं, जैसे जनन द्रव्य की निरंतरता का नियम है, और एक आपके उपार्जित गुणों का जो असंचरण होता है। आपने उपार्जित गुणों का संचरण पढ़ा है, उपार्जित गुणों का असंचरण का नियम भी है। और जो जनन द्रव्यों की निरंतरता का नियम है, तो ये विजमैन ने दिया था, जनन द्रव्यों की निरंतरता का नियम। जनन द्रव्यों विजमैन, और इसमें है उपार्जित गुणों का असंचरण का नियम। ये भी विजमैन का ही है। और उपार्जित गुणों का जो संचरण का है, यह है आपके लेमार्क का। लेमार्क ने दिया है, ये तो पता है। और इसके बाद में जीव सांख्यिकी का है, गाल्टन ने दिया है जीव सांख्यिकी का। जीव सांख्यिकी का नियम, गाल्टन, इसका गाल्टन। ठीक है, और मेंडल का नियम है, तो मेंडल ने दिया है मेंडल का। तो मेंडल के लिए एक चीज़ और है कि जो काफ़ी कम लोगों को पता है, मटर के पौधों पे तो उन्होंने प्रयोग किया था, इसके अलावा उन्होंने सफ़ेद चूहों पे भी प्रयोग किया था। तो ये सवाल जो है आ रखा है पहले कि जो मेंडल का जो प्रयोग है वो सफ़ेद चूहों का जो प्रयोग, मतलब ऐसा आया था कि जो मटर के दानों के जो प्रयोग है, इसके अलावा किसके ऊपर इसका प्रयोग है, तो सफ़ेद चूहों का था वहाँ पे ऑप्शन में, तो सफ़ेद चूहों का प्रयोग है इसका। ठीक है, और देख लो। तो आपको आज अपने क्या पढ़ लिया कि जो सिद्धांत पढ़ लिया, एक तो विकास और वृद्धि के, और एक चीज़ पढ़ ली अपन ने जो प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे अधिगम। अधिगम के बारे में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, अधिगम अच्छे से पढ़ेंगे कल की क्लास अधिगम की होने वाली। तो आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को, लाइक कर सकते हैं, अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं है। और
सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो चाहिए तो। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.